तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स आज सौंप दिए गए। घोषणा पहले हुई थी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी आज हुई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मलयालम एक्टर मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा शाहरुख खान को फिल्म जवान और विक्रांत मैसी को फिल्म 12th फेल के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रानी मुखर्जी ने मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड हासिल किया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड द केरला स्टोरी के लिए सुदीप्तो सेन को दिया गया। इस साल के विजेताओं की घोषणा 1 अगस्त को सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से की गई थी। बता दें कि ये सभी फिल्में साल 2023 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच रिलीज हुई थी। It's with profound pride and gratitude that I stand before you today, having received the prestigious Dada Saheb Phalke Award, an honor instituted by the Government of India, in the name of the revered father of Indian cinema. As a representative of the Malayalam film industry, I am deeply humbled to be the youngest recipient and only the second ever from the state to be bestowed with this national recognition. This moment is not mine alone. It belongs to the entire Malayalam cinema fraternity. I see this award as a collective tribute to our industry, legacy, creativity, and resilience. गांधीनगर में आज से 2 दिन का स्टार्टअप कॉन्क्लेव शुरू हुआ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर डिफेंस स्टार्टअप्स को करोड़ों की फंडिंग सरकार किस तरह से कर रही है, स्टार्टअप इनका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, इस पर इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी IDEX के प्रोग्राम डायरेक्टर से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। IDEX यानी कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है टू कनेक्ट स्टार्टअप विद द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया। दिस वाज लॉन्च्ड इन 2018 एंड एज ऑफ टुडे हमने करीब 500 से ज़्यादा स्टार्टअप के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। हम उनको फंडिंग करते हैं। फंडिंग रेंजेस फ्रॉम 1.5 CR to 25 CR as of now. We are also planning to upscale it. So as of now, as far as funds are concerned, we have disbursed and we have committed liabilities of almost 1,250 CR. That is till 2025, 2026. For the next 5 years also, our projection will be that almost 5,000 crore, 4,000 to 5,000 crores, we will be distributing and we will be funding. MOD के साथ अगर कोई स्टार्टअप खासकर डिफेंस वाला जुड़ना चाहे तो आप उसको किस तरह से गाइड करेंगे? ये बहुत सिंपल है हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑलमोस्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन आते हैं वो 10,000 से ज़्यादा है। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मोबिलाइजेशन ऑफ स्टार्टअप्स इनटू द डिफेंस सेक्टर। हमारे IDEX का वेबसाइट है, IDEX का सोशल मीडिया बहुत ही एक्टिव है, वेदर इट इज़ ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक या इंस्टाग्राम। हमारे हर जो चैलेंज हम लॉन्च करते हैं, हर जो प्रोजेक्ट हम लॉन्च करते हैं, हर जो इवेंट होता है, वो सब सोशल मीडिया और पब्लिक डोमेन में है। हमारे साथ एक स्टार्टअप भी है। अच्छा, MOD के साथ जुड़ने के बाद आपको कितनी सहायता मिली और आपको कितना बड़ा ऑर्डर मिला है? जी, तो जैसा कैप्टन रॉय जोसेफ ने बताया है, IDEX जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने हमें शुरुआत से सपोर्ट किया हुआ है। हमें करीबन 400 करोड़ तक का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है IDEX के थ्रू एंड उनके वजह से आज हम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स भी बना रहे हैं, जैसे कि दी ऑटोनॉमस वेपनाइज बोट जो कि डिस्प्ले पे है, जो इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है एंड ये सब आज IDEX की वजह से पॉसिबल हुआ। और अब बात करते हैं आज के बाजार की। निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में आज उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 58 पॉइंट गिरा, निफ्टी 33 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी दबाव रहा। मार्केट की डिटेल्स बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी।
देखिए, वीकली एक्सपायरी का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिला, जहां पर अगर आप देखें तो दिन के निचले स्तर से रिकवरी देखने को मिली। और ख़ास बात यह कि अगर आप स्मॉल कैप देखें, मिड कैप देखें या फिर निफ्टी, ये तो लाल निशान में क्लोजिंग रही। लेकिन निफ्टी ऑटो और निफ्टी बैंक ये आज के स्टार सेक्टर्स थे। समझ लेते हैं कि कहां से निफ्टी में आपको बढ़त देखने को मिली। तो निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों की बात की जाए तो बजाज फाइनेंस है, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और जेएसडब्ल्यू स्टील। यहाँ पर आपको एक एक्शन पॉजिटिव साइड पर नजर आया। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो एसबीआई लाइफ है, अल्ट्राटेक, ट्रेंट और टेक महिंद्रा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स रहे जहां पर गिरावट देखने को मिली। ब्रॉडर मार्केट्स में कंपैरेटिवली थोड़े से मिक्स साइड पर मूव थे। अशोक लेलैंड लगातार तेजी है, स्कॉच कुबोटा है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है और एनएलसी इंडिया, साथ में जितने भी रेयर अर्थ वाले स्टॉक्स हैं सब में बड़ी तेजी नजर आई। गिरने वालों में एडा, एमएनएम फाइनेंस, एम्फेसिस और कोफोर्ड, जे चुनिंदा ऐसे स्टॉक रहे जहां पर आपको गिरावट नजर आई। ओवरऑल अगर आप देखें तो आज के स्टार सेक्टर रहे हैं, एक तो निफ्टी ऑटो और निफ्टी बैंक। सोना चांदी की कीमतें लगातार नया हाई बना रही हैं। एमसीएक्स पर सोना चांदी रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। सोने का भाव 1,14,000 को और चांदी का भाव 1,34,000 को पार कर चुका है। सोने चांदी की बढ़ती कीमतों की वजह क्या है, बता रही हैं मनीषा गुप्ता। वेल एब्सोल्युटली, अगर आप सोने के प्राइसेस देखें तो हर एक घंटे में एक नया हाई आज तो बनता हुआ नजर आ रहा है। 1,14,000 के लेवल्स अब हम यहाँ पर सोने में निकाल चुके हैं और चांदी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 1,35,000 रुपए प्रति किलो तक ये भी पहुँचती हुई नजर आई है। इस तरह के गेंस के साथ अब सोना यहाँ पर ऑलमोस्ट 48% बढ़ चुका है और चांदी में 54% की गेंस बनते हुए देखे हैं हमने इस साल में अब तक। तो ये जो एक तरफा तेज़ी हमने आते हुए देखी है वो ऑफकोर्स ग्लोबल संकेतों की वजह से है, चाहे वो जियोपॉलिटिक टेंशन है, वो टैरिफ को लेकर कंसर्न है, या फिर मार्केट्स को लगता है कि आगे जाकर यूएस फेड और रेट कटौती करेगा। लेकिन साथ साथ जिस तरह की खरीदारी यहाँ पर आई है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब तक हम बात कर रहे थे कि ठीक है ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं, उसके बाद ETFs यहाँ पर खरीदारी करने लगे, यानी कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट के तौर पर बाइंग करी। लेकिन अब इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, रिटेल बाइंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। भारत में तो फेस्टिवल सीजन है और इतने हायर प्राइसेस के बावजूद यहाँ पर खरीदारी है। लेकिन इसी तरह की रिपोर्ट्स यहाँ पर सब तरफ से आ रही हैं, चाहे वो चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, यहाँ पर भी फिजिकल गोल्ड बाइंग को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो क्लियरली इतने हाई लेवल्स पे भी खरीदारी जारी है क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ से भी भाव शायद और ऊपर जा सकते हैं। और एग्जैक्टली यही चीज़ ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस कह रहे हैं। उनका मानना है कि 3800 तो अब आया ही समझिए, लेकिन इस साल खत्म होने से पहले $4,000 प्रति आउंस सोना और करीब करीब 48 या $50 प्रति आउंस यहाँ पर चांदी में देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ से भी अच्छी खासी तेज़ी सोना और चांदी आपको ये साल खत्म होने से पहले दिखा सकते हैं। ऑटो शेयरों में आज जोरदार एक्शन देखने को मिला। असल में जीएसटी कटौती से नवरात्रि के पहले दिन गाड़ियां जमकर बिकी है। ज़्यादा डिटेल बता रही हैं दीपाली राणा। तो डीलर से तो हमने बातचीत की है और ब्रांड्स की तरफ से तो ऑलरेडी स्टेटमेंट आए हैं और जो ब्रांड्स का कहना है पहले वो क्विकली बता देते हैं। जैसे मारुति ने ही कहा है कि शानदार रिस्पांस मिला है पहले ही दिन और 35 सालों बाद इस तरीके का रिस्पांस दर्ज किया है मारुति ने। 80,000 इंक्वायरीज नवरात्रि के पहले दिन रजिस्टर की ब्रांड ने और 25,000 कारों की डिलीवरीज की हैं, यानी ये यूजुअल ट्रेंड से 50% ज़्यादा इंक्लिनेशन देखने को मिला है। सिमिलरली हुंडई का भी कहना यही है कि पहले ही दिन 11,000 गाड़ियों की डिलीवरी उन्होंने की है और 10,000 गाड़ियाँ उन्होंने नई बुक की हैं। सिमिलरली अगर आप टाटा मोटर्स के आंकड़े देखेंगे तो 25,000 से ज़्यादा इंक्वायरीज की बात टाटा मोटर्स कर रहा है और पहले दिन 10,000 गाड़ियां बेचने की बात कर रहा है। अच्छा, हमने अलग अलग रीजन्स के डीलर से बातचीत की, जानने की ये कोशिश की कि कौन से मॉडल्स इन ब्रांड्स के ज़्यादा बिक रहे हैं, ज़्यादा बुक हो रहे हैं और पिछले साल नवरात्रि के अगर पहले दिन से कंपेयर करें तो कितना जंप देखने को मिला है डिलीवरीज में या बुकिंग्स में। तो ये आंकड़े इंटरेस्टिंग है। फॉर इंस्टेंस अगर Hyundai की बात करेंगे तो i20 जो कि एक हैचबैक है, वहाँ पर बुकिंग्स में जंप देखने को मिला है, डिलीवरीज में जंप देखने को मिला है और क्रेटा जो कि ऑलरेडी एक बेस्ट सेलर है। मारुति की गाड़ियाँ देखेंगे तो बलिनो और वैगनार, अगेन जो छोटी गाड़ियाँ हैं वहाँ पर एक जंप देखने को मिला है। टाटा की बेस्ट सेलर देखेंगे तो नेक्सॉन और पंच नहीं है जो कि एंट्री लेवल SUVs हैं। महिंद्रा के लिए स्कॉर्पियो N की सबसे ज़्यादा बुकिंग्स और डिलीवरीज हुई हैं। यानी अगर हम कंपैरिजन करें तो जो छोटी गाड़ियों को पुश
मिलने की बातचीत हो रही थी वो इन आंकड़ों में दिखाई दे रही है। अगर आप Hyundai के, टाटा मोटर्स के या फिर मारुति की गाड़ियां देखें जो सबसे ज़्यादा बिकी हैं। एक चीज़ और, अगर पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करें नवरात्रि के पहले दिन की सेल्स, तो मारुति की 35 से 40% ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। टाटा मोटर्स 20 to 25%, ये डीलर चेक के बेसिस के आंकड़े हैं। Hyundai लगभग 20% और महिंद्रा एंड महिंद्रा 18 से 20%, लेकिन मारुति को सबसे ज़्यादा फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। और शायद यही वजह है कि ये स्टॉक्स लगातार मोमेंटम में है। और अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे भी शुरुआत से लेकर अब तक, अगर इस साल की शुरुआत से देखें या फिर अगस्त से लेकर अब तक देखें, तो ज़बरदस्त रिटर्न्स इन तमाम स्टॉक्स की तरफ से आते हुए दिखाई दिए हैं। इधर जीएसटी कटौती का फायदा लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, सरकार इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। जीएसटी ट्रांजिशन को लेकर जीएसटी विभाग अपनी रिपोर्ट 28 सितंबर को सौंपेगा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए जैसा कि आप जान रहे हैं कि जीएसटी ट्रांजिशन को करने के लिए सरकार एड़ी चोटी का जोर लगाई हुई है, लिहाजा इसको लेकर बड़े पैमाने पर सख्त मॉनिटरिंग भी चल रही है। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि सरकार के पास लगातार शिकायतें आ रही हैं कि बहुत सारी कंपनियों ने अभी अपने प्रोडक्ट्स में जो जीएसटी कटौती का फायदा है वो ग्राहकों तक नहीं पहुंचाया है। शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सरकार अभी फिलहाल इस पर कोई एक तरह नी जर्क रिएक्शन लेने से बच रही है। लेकिन सरकार को इंतजार है जो अपनी जो फील्ड फॉर्मेशन है, यानी कि सीबीआईसी के अधिकारी जो पूरे देश भर में फैले हुए हैं, उनके जरिए जो एक रिपोर्ट बनाई जा रही है, खासतौर से उसमें 54 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं। इन 54 कैटेगरी के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उसकी प्रीज रेट कटौती के रेट्स और अब 22 तारीख के बाद के रेट्स, दोनों रेट्स को एक एनालिसिस किया जाएगा। और एनालिसिस करने के बाद ये रिपोर्ट्स 28 सितंबर को सरकार को सौंपी जाएगी और उसमें जो भी गड़बड़ी करने वाली कंपनियां होंगी उनके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी हो रही है। तो कुल मिलाकर सरकार अपने अभी फिलहाल जो जीएसटी रेट ट्रांजिशन का रोल आउट है उसको स्मूथ तरीके से हो सके, इस पर ज्यादा फोकस किए हुए है। हालांकि सरकार के पास शिकायतों का अंबार लग रहा है कि कई सारी कंपनियां रेट ट्रांजिशन का फायदा ग्राहकों तक नहीं दे रही है, लेकिन अभी सरकार फिलहाल इसमें कार्रवाई करने से बच रही है। लेकिन 28 सितंबर के बाद सरकार जो भी कंपनियां हैं उनके ऊपर नोटिस भेज सकती है। इधर उत्तर प्रदेश में अब जाति आधारित रैली नहीं की जा सकेगी। राज्य सरकार ने जातिगत भेदभाव को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सरकार ने सार्वजनिक स्थानों, कानूनी दस्तावेजों और पुलिस रिकॉर्ड में जाति के उल्लेख पर रोक लगा दी है। अब सार्वजनिक जगह या गाड़ियों पर जाति के नाम और नारे नहीं लिखे जा सकेंगे। थानों के नोटिस बोर्ड और साइन बोर्ड पर लगे जातीय संकेत भी हटाए जाएंगे। पुलिस और सरकारी दस्तावेजों जैसे कि एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो, चार्जशीट और अन्य पुलिस रिकॉर्ड में अभियुक्त की जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। इसके बजाय माता पिता के नाम लिखे जाएंगे। यही नहीं, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाएगी। जाति आधारित कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकारी आदेश के मुताबिक SC/ST एक्ट जैसे विशेष मामलों में जहां जाति का उल्लेख जरूरी है, आवश्यक है, इस आदेश से छूट रहेगी। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान आज करीब 2 साल के बाद जेल से बाहर निकले हैं। मंगलवार दोपहर वो सीतापुर जेल से बाहर निकले। उनके दोनों बेटे उन्हें लेने आए थे। उनके काफिले में 100 से ज़्यादा गाड़ियां थीं। ट्रैफिक पुलिस ने 73 गाड़ियों के चालान काटे हैं। 5 दिन पहले बियर बार केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। हालांकि जमानत मिलते ही पुलिस ने शत्रु संपत्ति मामले में नई धाराएं जोड़ दी, लेकिन 20 सितंबर को रामपुर कोर्ट में ये धाराएं खारिज कर दी गई। इससे रिहाई का रास्ता साफ हुआ। एसपी नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि आजम खान की रिहाई अच्छी खबर है। उन्होंने कहा कि आजम खान बीजेपी से मुकाबला करने वाले दिग्गज समाजवादी हैं। जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जितने भी झूठे मुकदमे आजम खान पर चल रहे हैं उन्हें हटा लिया जाएगा। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिल रहा हूँ, जहाँ एक पुरानी जगह पहुँचे वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे। और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए
उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। जेल से रिहाई के बाद आजम खान का पुराना शायराना अंदाज नजर आया। वहीं बसपा में जाने का, किसी दूसरी पार्टी में जाने की अटकलों का भी आजम खान ने इनकार किया है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। अच्छा, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बसपा ज्वाइन करेंगे, इस तरह की अफवाहें पूरे प्रदेश में फैल रही हैं आपको लेकर। अब इस पर अभी कुछ कह तो सकता नहीं मैं। क्या अखिलेश यादव से किसी तरह से कोई बात हो पाई आपकी? जेल से बात नहीं हो पाती है। तो अब सियासत में किस तरह से आजम खान आएंगे? अभी तो इलाज करेंगे, अपना सेहत ठीक करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें मल्टीप्लेक्स में मूवी टिकट के दाम अधिकतम 200 रुपये तय किए गए थे। मल्टीप्लेक्स ओनर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अगले आदेश तक टिकट कैपिंग पर रोक लगा दी है। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी किया था जिसमें टिकट के दाम अधिकतम 200 रुपये पर कैप किए गए थे और इसमें टैक्स शामिल नहीं था। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश और बजट में किए गए वादे को आधार बनाकर जनहित में ये नियम बनाया था, लेकिन कोर्ट में मल्टीप्लेक्स ओनर्स और अन्य विरोधी पक्ष ने कहा कि ये सिनेमा मालिकों के बिजनेस करने का अधिकार का अतिक्रमण है। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने ये तर्क दिया कि अगर सिनेमा के टिकट के दाम तय किए जाएंगे तो फिर एयरलाइन का हर टिकट इकोनॉमी का करना पड़ेगा। अमेरिका में H-1B वीज़ा की फीस 1 लाख अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है। इसके बाद अब अमेरिका जाने की प्लानिंग कर रहे स्टूडेंट्स और विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, जानने की कोशिश की केतन जोशी ने। दशकों से अमेरिका में स्टूडेंट भेजने वाले एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं और स्टूडेंट्स भी, आइए उनसे बात करते हैं। दर्शन भाई, इस निर्णय को आप किस तरह से देखते हैं? तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी ने जो भी अभी निर्णय लिया है कि H-1B धारकों के H-1B के ऊपर $1 लाख का टैरिफ लगा दिया है या फीस लगा दी है, वो रूल्स और रेगुलेशन पूरे इंडियन इंडस्ट्रीज़ और यूएस में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बिकॉज यूएस के अंदर इंडियन स्टूडेंट्स और आईटी प्रोफेशन बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। डेटा देखो तो 4 लाख से भी ज़्यादा जॉब आईटी प्रोफेशन ने क्रिएट की है लास्ट 2 साल में। हमारे भारतीय है वहाँ। हाँ, 4 लाख। हाँ, 4 लाख मीन्स 4 लाख जॉब क्रिएट की है हमारे आईटी प्रोफेशन ने। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी भारतीय छात्र और वहाँ पे H-1B के स्टूडेंट पे आ रहा है, बिकॉज वहाँ पे 4 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट है और H-1B होल्डर है जो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो लेकिन ये सब्र का टाइम है, ये डेफिनेटली कोर्ट में चैलेंज होने वाला है और चैलेंज होने के बाद हमको पूरी संभावना है कि पॉजिटिव न्यूज़ ही आएगा और ये जो रूल्स है उसको खारिज कर दिया जाएगा। क्या कोई अमेरिकन आईटी कंपनी $1 लाख यूएस गवर्नमेंट को अभी देगी इस हाल में? पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज आप समझो कि सर जो फ्रेशर्स है उसको मिनिमम 65,000 और 85,000 की सैलरी मिलती है, उसके सामने $1 लाख गवर्नमेंट को देना वो तो मूर्खामी की बात है ना, वो कोई देगा ही नहीं। तो मैं तो बोलता हूँ खुद अपने पैर पे कुहाड़ी मार ली है, ऐसा संजोग बना है। बिल्कुल। स्टूडेंट्स भी है, आप भी जाना चाहते हैं, अब क्या हुआ? सर यूएस के लिए प्लान था, पर सुबह ये सब जब सुना तब अभी बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ था। घर वाले बहुत एक्साइटेड थे कि यूएस जाएंगे, पढ़ाई करेंगे बच्चे, पर अभी सर ये सब सुना उसके बाद अभी यूएस का तो प्लान कैंसिल ही कर रहा हूँ। अभी ऐसा है कि इंडिया में कोई अपॉर्चुनिटीज़ लुक आउट करूँगा या फिर कंट्री चेंज करने का सोच रहा हूँ, यूके या कोई। सेम यूएस का ही प्लानिंग था, जैसे आईटी के रिलेटेड कोर्स था, बट फैमिली वाले सब शौक है ये न्यूज़ से, सो उनका भी प्लान ऐसा ही है कि अभी ड्रॉप करके यहीं पे ज़्यादा अच्छी चांस ढूंढें। तो हाल फिलहाल अमेरिका के लिए भारत के स्टूडेंट्स के दरवाजे बंद हो गए हैं, या तो यहाँ से जो जाना चाहते थे या तो जो वहाँ अभी है उनको भी वापस आने की नौबत आ पड़ी है। और आज आवाज़ अड्डा में भी H-1B वीज़ा पर ही बात होगी। H-1B वीज़ा की बढ़ी हुई फीस, भारत यूएस रिश्ते पर चर्चा होगी। ज़रूर जुड़िए। 7:57 पर ट्रंप टेंट्रम जारी है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें भी बाकी हैं, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिवाली और छठ के मौके पर रेल मंत्रालय 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 12,000 फेस्टिव स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। इनमें से 10,000 पहले ही नोटिफाई की जा चुकी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 150 अनरिजर्व ट्रेनें भी रिजर्व्ड रखी जाएंगी। इसके साथ ही स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को छठ के मौके पर लॉन्च किया जा सकता है। 10 अक्टूबर तक इसका दूसरा रेक तैयार हो जाएगा। इसके बाद इस स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा। वंदे स्लीपर रेडी है, टेस्टेड है। हम लोग 2 गाड़ी एक साथ चालू करेंगे, इसीलिए उसका सेकंड गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग का वेट कर रहे हैं। सेकंड गाड़ी मैन्युफैक्चर होकर आएगी करीब 10th या 15th अक्टूबर तक आ जाएगी। उसके बाद में एक साथ चालू करेंगे, क्योंकि डेली सर्विस जब करते हैं चालू, जैसे वंदे भारत में डेली सर्विस है, तो उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। लोगों के माइंड में एक नया बेंचमार्क सर्विस का एस्टैब्लिश होता है। इसीलिए उसका सेकंड रेक का हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसे ही सेकंड रेक बन के आ जाएगी वंदे स्लीपर की, तब दोनों को एक साथ लेके कोई भी एक रूट करेंगे ना, जल्दी करेंगे। इस नवरात्रि टैटू का क्रेज भी दिखाई दे रहा है। गरबा खेलने वाले गरबा के मैदान में अपने शरीर पर टैटू करवा रहे हैं। इसमें किसी भी हाल में हुए प्लेन क्रैश का टैटू भी देखने को मिला। किसी के हाथ में टैरिफ जैसे विषय भी टैटू में दिखाई दे रहा है। इन टैटू का मकसद क्या है, दिलचस्प पहलू क्या है, जानने की कोशिश की केतन जोशी ने। गरबा में टैटू के जरिए एक बहुत बड़ा मैसेज पास करने की युवाओं ने यहाँ पर प्रयास किया है। आप देखिए, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप भी यहाँ आपको टैटू में दिखेंगे। यहाँ पर कुछ AI का भी मैसेज है। यहाँ नवरात्रि है तो यहाँ पर अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ है, उनका एक टैटू है। तो आइए हम 1 by 1 सबसे बात करते हैं। आप बताइए, आपके टैटू से क्या मैसेज आप पास करना चाहती है? मेरे टैटू से मैसेज देना चाहती हूँ कि हमको आत्मनिर्भर रहना चाहिए और कभी किसी की धमकियों से डरना नहीं चाहिए और हम कर सकते हैं, ऐसा हमें बिल्कुल। तो AI के जरिए आप क्या मैसेज पास करेंगे? AI के ज़रिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी वो जो जेमिनी ट्रेंड चल रहा है वो हमारे लिए सेफ़ नहीं है, तो वो ट्रेंड में हमें इतना शामिल नहीं होना चाहिए जितना हम ऑलरेडी हो चुके हैं। आप बताइए, आप प्लेन क्रैश तो पूरा सैड मोमेंट है। यस, ये बहुत सैड मोमेंट है, बहुत हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है। इसलिए मैं यही दिखाना चाहती हूँ कि जो सब हुआ था, वो लोग लाइफ यूज़ हुई थी, वो लोगों की चीज़ें कनेक्टेड थी इसमें, तो बस वही शो करना चाहती हूँ मैं टैटू से। आप बताइए, बिल्कुल सिंपल लेकिन फिर भी नवरात्रि 2025 क्या मैसेज है? हाँ, बस कि हम लोग बहुत एक्साइटेड है नवरात्रि, इस साल नवरात्रि के लिए। तो युवाओं का जोश काफ़ी हाई है। जो नवरात्रि शुरू होगी तो अलग अलग प्रकार के थीम बेस्ड टैटू है जो काफ़ी बड़ा मैसेज भी यहाँ से दे रहे हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। खबरों पर अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए भी नमस्कार।